दिल्ली को वास्तव में कौन चलाता है, निर्वाचित मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल? सोचिए, आप एक सरकार को वोट देते हैं, वह जीतकर सत्ता में आती है, लेकिन उसके हर फैसले को एक गैर निर्वाचित अधिकारी रोक सकता है। क्या यही लोकतंत्र है या नौकरशाही की तानाशाही? यही शक्ति संघर्ष हमें ले गया एक ऐतिहासिक केस की तरफ, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम भारत संघ 2018। ये वही मामला है, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, और एलजी की लड़ाई वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं था, यह संघवाद, लोकतंत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्ति संतुलन का मुद्दा है। इसने अनुच्छेद 239 डबल ए, सहकारी संघवाद की अवधारणा और उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित दिल्ली सरकार की भूमिका को परिभाषित किया। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इस केस को गहराई से समझेंगे, बल्कि जानेंगे कि भारत की राजधानी वास्तव में कैसे शासित होती है और क्यों यह केस न्यायिक परीक्षाओं, यूपीएससी और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं, केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। शुरुआत से समझते हैं। दिल्ली सभी को पता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 1991 से अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत, अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत यहां अपनी विधानसभा और निर्वाचित मुख्यमंत्री है। 2015 से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था, आप सभी को पता है। इस पर दिल्ली सरकार के ये आरोप थे कि एलजी हर रोज के शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा, फाइलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना रोका जा रहा है। और तीसरा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति लगभग समाप्त कर दी गई है। इस पर केंद्र सरकार का तर्क था, पहला कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दूसरा वह राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए केंद्र को अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। और फिर आया मुख्य सवाल इस केस का कि दिल्ली में अंतिम निर्णय किसका होगा, निर्वाचित मंत्री परिषद का, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, या फिर उपराज्यपाल का। अब केस के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम संवैधानिक प्रावधानों की तरफ चलते हैं जो इस पूरे मामले के अंदर देखे जा सकते हैं। यह केस मुख्य रूप से अनुच्छेद 239 और 239 ए डबल ए के से संदर्भित रखता है या उस पर आधारित है। जहां तक अनुच्छेद 239 की बात है, वो क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से होगा, जिसे हम एलजी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से होगा। और अनुच्छेद 239 डबल ए की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, वो किस बारे में है? वो दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद की शक्ति देता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि जो पुलिस है, भूमि है और सार्वजनिक व्यवस्था है वो किसके पास रहेगी? वो केंद्र के पास रहेगी। यहां पर आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि इस केस का जो मुख्य विवाद था वो यह था कि क्या उपराज्यपाल उन मामलों में भी दिल्ली की मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं। एड एंड एडवाइस का जो प्रिंसिपल है, जहां दिल्ली के पास विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, या वह हर मुद्दे को अपनी मर्जी से, वह कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से हर मुद्दे को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। मतलब कि वो हर मुद्दे को राष्ट्रपति के लिए छोड़ सकते हैं डिसाइड करने के लिए। अंततः मतलब यही है, क्या उपराज्यपाल हर फैसले को, हर फाइल को अटका सकते हैं या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के अंदर क्या क्या मुख्य मुद्दे थे जो
मुख्य प्रश्न इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे वो ये थे, पहला, क्या उपराज्यपाल को दिल्ली की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है? क्या उपराज्यपाल दिल्ली की मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है? और दूसरा सवाल यह था, क्या अनुच्छेद 239 डबल ए खंड 4 के तहत किसी भी मामले का क्या दायरा है जिसके तहत एलजी राष्ट्रपति को किसी भी मामले को संदर्भित कर सकते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि केंद्र और दिल्ली के बीच संविधान के तहत शक्ति संतुलन क्या होना चाहिए? संविधान के तहत केंद्र नियंत्रण और दिल्ली के लोकतांत्रिक शासन का संतुलन क्या होगा? इस केस के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं और पक्षकारों के तर्क की तरफ चलते हैं। जो इसमें जो प्रमुख तर्क, सबसे पहले दिल्ली सरकार के तर्क, जिन्होंने केस फाइल किया था, याचिकाकर्ता थे, उनके तर्कों को समझते हैं। दिल्ली सरकार के तर्क ये थे कि जनता पहला, जनता के प्रति जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, एलजी को उन्हें ओवरराइड नहीं करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और दूसरा, अनुच्छेद 239 एक हाइब्रिड संघीय संरचना बनाता है जिसमें निर्वाचित सरकार है। और तीसरा, मंत्री परिषद की सहायता और सलाह बाध्यकारी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, सिर्फ कुछ मामलों के ऊपर उपवाद को छोड़कर जो संविधान के अंदर दिए गए, जैसे पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था, इनको छोड़कर बाकी हर मामले के ऊपर मंत्री परिषद की सलाह जो होगी वो एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगी। और इसके विपरीत अगर हम केंद्र सरकार की दलीलों की बात करें तो वो ये थी कि पहला, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक पूर्ण राज्य नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा और राष्ट्रहित में केंद्र का नियंत्रण आवश्यक है। और तीसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को यानी कि प्रशासक को किसी भी मामले को राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार है, किसी भी मामले को जिससे उन्हें व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं। मतलब केंद्र सरकार का यह तर्क था कि जो प्रशासक है, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राज्य सरकार के किसी भी फैसले को, किसी भी मामले को राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार रखता है, चाहे वो पुलिस, भूमि और जो सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था है, चाहे उसके अंतर्गत आता हो या उसके अलावा भी हो, ऐसे हर मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं एलजी। ये सरकार का पक्ष था, केंद्र सरकार का पक्ष था। आगे बढ़ने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का इसमें महत्वपूर्ण निर्णय जानने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी राय में क्या दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को राज्य के बराबर शक्ति मिलनी चाहिए? एक स्वतंत्र राज्य या फुल स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में जितनी शक्तियां होती हैं वो सभी शक्तियां मिलनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र का अधिक नियंत्रण होना ही चाहिए? कमेंट में आपकी जो भी राय है वो हमें बताइएगा जरूर। यह बहस लोकतांत्रिक के लिए बहुत अहम है। अब आगे चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था इस मामले के अंदर? मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने इस ऐतिहासिक निर्णय को सुनाया और इसके मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला, उपराज्यपाल दिल्ली की मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बंधे हुए होते हैं उन सभी मामलों में जहां दिल्ली को विधायी शक्ति है। तो मतलब ये जो फैसला था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो चाह रही थी उससे अलग था। मतलब ये बोल दिया कि जिन मामलों के अंदर दिल्ली सरकार को कानून बनाने की पावर है, उन सभी मामलों के अंदर उपराज्यपाल दिल्ली की मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से बंधे होंगे। दूसरा पॉइंट जो इस निष्कर्ष था इस केस के निर्णय का, वो ये था कि एलजी कार्यपालिका प्रमुख नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं। तीसरा, अनुच्छेद 239 डबल ए खंड 4 में किसी भी मामले का अधिकार असीमित नहीं है, यह केवल संवैधानिक टकराव जैसे असाधारण मामलों में ही लागू होगा, रोजमर्रा के शासन पर यह बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। और चौथा, कोर्ट ने यह बात बोली कि अदालत ने सहकारी संघवाद, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है,
उसको इस जजमेंट के थ्रू स्थापित किया, पुनः स्थापित किया और कहा कि लोकतंत्र का सम्मान शासन में होना चाहिए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली राज्य नहीं है, लेकिन उसकी निर्वाचित सरकार को केवल प्रतीकात्मक नहीं बनाया जा सकता, सिंबॉलिक नहीं बनाया जा सकते, बिना दांतों की सरकार नहीं बना सकते, काम करने देना पड़ेगा हमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया कि दिल्ली राज्य नहीं है, मगर वहां एक निर्वाचित सरकार है, तो उसकी निर्वाचित सरकार को केवल हम प्रतीकात्मक नहीं बना सकते। इस जजमेंट के अंदर, इस फैसले के अंदर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, वो ये थी कि वास्तविक अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए, सिवाय उन मामलों में जहां संविधान स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है, जैसे भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। अब बात करते हैं संवैधानिक महत्व की। इस निर्णय का क्या संवैधानिक महत्व है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो निर्णय है क्यों महत्वपूर्ण है, इन पॉइंट्स की वजह से। पहला, अनुच्छेद 239 डबल ए की व्याख्या पर दिल्ली की अनूठी स्थिति स्पष्ट करी है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सहकारी संघवाद, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उसके सिद्धांत को मजबूत किया। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी में लोकतांत्रिक शासन और केंद्र के नियंत्रण के बीच के संतुलन को बनाया। और चौथा, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा या एलजी द्वारा दैनिक शासन में मनमाने हस्तक्षेप को रोका। एलजी द्वारा, प्रशासक द्वारा दैनिक शासन में मनमाने हस्तक्षेप को रोका। और पांचवा, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी यह फैसला मिसाल बना है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको एक बात समझने की है कि एलजी को मंत्री परिषद की सलाह से बांधकर कोर्ट ने जनता की इच्छा की रक्षा की है और राष्ट्रीय हित को भी संतुलित किया है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो फैसला है लोकतंत्र और सुरक्षा के बीच संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। आलोचक कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अभी भी बहुत शक्तियां हैं जिससे शासन रुक सकता है, जबकि इस फैसले के समर्थक कहते हैं कि यह भारत की एकता और राष्ट्रीय राजधानी की अनूठी स्थिति को बनाए रखता है। न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए केस संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण और संवैधानिक नैतिकता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पुनः। जो ये केस है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनाम भारत संघ 2018, सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है सिर्फ शक्ति संघर्ष का समाधान नहीं था, इसने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक कार्यशील सिद्धांत है। अनुच्छेद 239 डबल ए की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि दिल्ली का शासन जनता की इच्छा को दर्शाए और भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करे। न्यायिक सेवा परीक्षाओं और कानून के छात्रों के लिए केस अनिवार्य है ताकि वे केंद्र शासित प्रदेश का शासन, संवैधानिक संघवाद और सहायता और सलाह के सिद्धांत को अच्छे से समझ सके। अब अंत में मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस शक्ति संघर्ष को खत्म करने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह बहस भारत की राजधानी के भविष्य को तय कर सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।